वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में ही सैलाब क्यों आता है, जबकि पाकिस्तान में बारिशों के हिसाब से देखा जाए तो 96 नंबर पर आता है, लेकिन पाकिस्तान में ही हर साल सैलाब क्यों आता है और इतना ज़्यादा जान और माल का नुकसान क्यों होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इससे पहले फ़्रांस में भी सैलाब आया था। 21 जनवरी 1910 को सैलाब आया था फ़्रांस में। फ़्रांस की तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब था। 1910 में जनवरी के ओवाइल में पेरिस में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में दरियाए स्पेन में सैलाब आ गया और उसने पूरे पेरिस को तबाह करके रख दिया। इस सैलाब से पेरिस के 2 लाख लोग मुतासिर हुए, 1200 किलोमीटर का रकबा तबाह हुआ, एक दिन में 20,000 इमारतें तबाह हुईं और 400 मिलियन फ्रांक का नुकसान हुआ। अगर हम इस नुकसान को डॉलर्स में नापें तो ये 1.5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन ये फ़्रांस का आखिरी सैलाब था जिसने मुल्क को जान और माल का नुकसान पहुंचाया। फ़्रांस में इसके बाद भी 23 सैलाब आए, लेकिन ये सैलाब दरियाओं के किनारे से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि फ़्रांस की हुकूमत ने 1910 के सैलाब के बाद दरिया का रास्ता लंबा कर दिया। उन्होंने दरियाए सीन को घुमाया और हर छोटे बड़े शहर के करीब से गुजार कर समंदर तक पहुंचा दिया। जनवरी 1910 के सैलाब से पहले दरिया 150 किलोमीटर लंबा था, लेकिन सैलाब के बाद फ़्रांस के लोगों ने उसे हज़ारों मील तक फैला दिया। चनाचा फ़्रांस में अब जब भी सैलाब आता है, पानी आगे की तरफ दौड़ता है और उसकी तुग़यानी और सोजिश ज़दगी चंद 100 किलोमीटर के बाद दम तोड़ देती है और यूं ये जान और माल का नुकसान नहीं कर पाता। फ़्रांस की हुकूमत ने दरिया को फैलाने के बाद इससे 2 बड़े दिलचस्प काम लिए। एक, उसने शहरों के अंदर झीलें बनाकर सैलाब के पानी को मुतबादल रास्ता दिया। ये झीलें शहर को सैलाब से बचाने के साथ साथ सियाहों के लिए तफरीह का मरकज़ भी बन गई। इसने मुल्क में हैवी ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दूसरे भारी भरकम सामान की सड़क के ज़रिए तरसील पर पाबंदी लगा दी और ये ट्रांसपोर्ट दरिया की तरफ शिफ्ट कर दी। इसके बाद इस नोवियत का सारा सामान बहरी जहाज़ों के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता। इस बंदोबस्त से सड़कों की उम्र भी लंबी हो गई, शहर भी आलूदगी से बच गए और दरिया भी इस्तेमाल होने से बच गए। अगर हम बात करें इसके मुकाबले अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो हमारे मुल्क में हर साल सैलाब आता है और ये सैलाब सैकड़ों लोग, लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन, लाखों जानवर और हज़ारों मकान, पुल और सड़कें बहा ले जाता है। ये सैलाब हर साल पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाता है। हमारी हुकूमत नुकसान पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगती है, लेकिन अगले साल ऐन इस मौसम में ये सैलाब दोबारा आ जाता है और पिछले साल की तरह हज़ारों मकान, पुल और सड़कें बहा ले जाता है। लाखों जानवर, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें, सैकड़ों इंसान सफ़ाई हदसी से मिट जाते हैं। और इस साल भी हुकूमत पिछले साल की तरह आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील करती है। हमारे मुल्क में खुदकुश हमला होता है। खुदकुश हमला आवर पूरी मस्जिद को उड़ा देता है, बाज़ार में खड़े सैकड़ों मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ले लेता है। हम इंसानी जिस्मों को लोथड़े जमा करते हैं, उन्हें दफन करते हैं। इस दिन टेलीविज़न पर, चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। ये ख़बर अगले दिन अखबारात में ख़ुसूसी जगह पाती है और हम अगले खुदकुश हमले का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। जाने ले जाता है। आप डेंगू वायरस की मिसाल भी ले। ये वायरस इस पिछले साल भी लाहौर पर हमला आवर हुआ, उससे पिछले साल भी, उससे साल भी, और यकीनन ये अगले साल भी बेशुमार लोगों को बुखार में मुब्तला करेगा और इनमें से दर्जनों लोग चांद से हाथ धो बैठेंगे। और वज़ीर आला पंजाब इस साल की तरह तकरीर फरमा रहे होंगे और गवर्नर लतीफ़ खोसा इनसे इस्तीफ़ा मांग रहे होंगे। ये क्या है? क्या ये साबित नहीं करता कि हम मन हैसियतुल कौम एडहाकज़म का शिकार हैं? हम बारिश के मौसम में टपकती छतों के नीचे बैठकर अपनी रातों को गीला होते देखते हैं और जब बारिश रुक जाती है तो हम अपने तय फ़ैसला कर लेते हैं अब बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश हुई तो हमारी छत नहीं टपकेगी। लेकिन अगली बारिश में हालात पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हम ऐसी कौम बन चुके हैं जो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के खौफ से आवाज़ जाती है, या फिर भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दबा
کر طوفان کے خاتمے کا اعلان کر دیتی ہے۔ ہم اگر اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا دنیا بھر کی بلائیں، دنیا بھر کی آفتیں، دنیا بھر کے مسائل اور دنیا بھر کی خرابیاں اس ملک میں پہنچ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ سیلاب آتے ہیں تو آتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان سیلابوں کے سامنے ہماری ساری حکومت، ہمارے سارے ادارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ حادثے ہوتے ہیں تو ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے۔ دھماکے شروع ہوتے ہیں تو رکنا بھول جاتے ہیں۔ ڈینگی جیسے وائرس پھیلتے ہیں تو ایک دوسرے سے دوسرے کونے تک پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور کوئی ادارہ، کوئی محکمہ اس کے راستے میں مزاحمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ کیا یہ ملک 18 کروڑ لوگوں کا قبرستان ہے، یا پھر اس ملک سے حکومت نام کی شے رخصت ہو چکی ہے، یا پھر ہمارے دل سے احساس زیادہ رخصت ہو چکا ہے؟ ہم ایسی ویجیٹیبل بن چکے ہیں جو ایک حادثے کے بعد دوسرے سانحے کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے یہ ملک بعض اوقات اس افسانے کی طرح لگتا ہے جس میں گھر کے مالک کے بچے فوتگی کے بعد ہمسائے اسے چاول بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسے جب بھی بھوک لگتی ہے وہ اپنے زندہ بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، چاول کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ بچے کب مریں گے؟ ہم لوگ ذہنی، جسمانی اور اخلاقی لحاظ سے حادثوں کے عادی بھی ہو چکے ہیں، اور ان حادثوں کے بدلے میں ملنے والی امداد کے بھی۔ ہمارے ملک میں ہر سال آفتیں آتی ہیں، لیکن ہم فرانس، امریکہ اور برطانیہ کی طرح ان آفتوں کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کرتے۔ ہماری حالت یہ ہے، سری لنکا ہمیں ڈینگی سے بچانے کے لیے ڈاکٹر بھجوا رہا ہے، ہم یہ بخوشی قبول کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ماہرین نہیں ہیں؟ کیا یہ ماہرین ریسرچ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ لوگ مچھر مارنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ڈینگی کو ایسی ویکسین ایجاد نہیں کر سکتے جو پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی سائنسدانوں کا نام روشن کر دے؟ کیا ہمارے ماہرین سیلابوں کا کوئی تدارک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بم دھماکوں سے بچنے کے لیے کوئی ٹھوس فارمولہ نہیں بنا سکتے؟ آپ ہمارے کمال دیکھیے، ہم سال کے 9 ماہ خشک سالی سے مرتے ہیں اور 3 ماہ سیلاب میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ پتہ ہمارے صوبے 3 ماہ پانی کی تلاش میں رہتے ہیں اور 3 ماہ پانی سے بھاگتے ہیں۔ ہم کبھی دہشت گردوں اور خوروں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، اور کبھی مچھر ہمیں ڈینگی کا ٹیکہ لگا جاتا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم سے کراچی کنٹرول ہوتا ہے، نہ سیلاب پر قابو پاتے ہیں، اور نہ ہی مچھر ہم سے، باوجود خود کو قوم کہتے ہیں۔